जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SIR सिंह पर एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्त, और आप इसको मेरे साथ करेंगे तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मैं इसका व्याख्या करता हूँ और जो भी आपके क्वेश्चन से रिगार्डिंग डाउट है, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उसको पूरा क्लियर करता हूँ। तो आइए जैसे देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट 6 है ये। तो लोग को पीडीएफ का भी डिमांड आ रहा था कि सर इसका पीडीएफ प्रोवाइड करिए, तो हम प्रोवाइड कर देंगे। अभी थोड़ा और भी सेट खत्म हो जाने दीजिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा भारत दोस्त। भारत द्वारा डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो दुनिया के सबसे विकसित मिसाइलों में से एक है। यह नाग हेलीकॉप्टर पर आधारित है। जो पहले नाग एंटी टैंक एक मिसाइल था, उसी पे आधारित है। ये तीसरी पीढ़ी का है दोस्त। तो आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में। हेलिना के बारे में बेसिक जानकारी भी आपको मिल गई होगी कि ये एंटी टैंक है, जो नाग का कार्य करती था। नाग था पहले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंडिया के, जिसे दागो और भूल जाओ मिसाइल भी बोलते थे। तो उसी पर आधारित है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भीतरकनिका उड़ीसा, ये भी सही है। पीताम्बरम तमिलनाडु हो जाएगा, ये भी सही है। वेम्बनाड केरल, जो झील और रामसर साइट भी है वेम्बनाड, तो आप इसको याद रखिएगा। वेम्बनाड कहाँ है? तो ये हो जाएगा वेम्बनाड केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो ये किसको जाना जाता है? जो सेंटोस को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। पांचवा नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। पहला देखते हैं, रेनेटिंग पनीर, बिल्कुल सही है दोस्त। जैव प्रौद्योगिकी प्लस मीडस, ये भी सही है। गोल्डन राइस, विटामिन ए, ये भी सही है। ओजोन परत, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर मतलब ओजोन परत नहीं होता है दोस्त। ओजोन परत को क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर होता है। तो ओजोन परत जो पाया जाता है दोस्त, वो समताप मंडल के भाग में पाया जाता है, उसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो ओजोन परत के बारे में आप लोग जान गए होंगे। ओजोन O3 होता है ओजोन परत का, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जो होता है ओजोन परत का, वो CFC से होता है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उसी से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ओजोन परत का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 4, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर। नहीं दोस्त, ये सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण है, आप लोग जानते होंगे। उसके अलावे दुनिया का जो सबसे बड़ा पर्वत है हिमालय, वो तो है ही, प्लस में जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, वो भी बलित पर्वत श्रेणी का उदाहरण है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण है? तो आप लोगों को और मैं और कुछ बलित पर्वत का नाम बता दे रहा हूँ, जैसे अपलेसियन हो गया, अल्ब्रूस हो गया, एटलस का केकस हो गया। ये सब भी बलित पर्वत का उदाहरण है। दुनिया का लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज भी बलित पर्वत का ही उदाहरण है। अब चलिए, करेवा वैली स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्त। क्वेश्चन है, करेवा वैली स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है दोस्त करेवा वैली। और करेवा वैली ये जो है ये उपजाऊ मिट्टी के लिए जाना जाता है। कश्मीर में पाया जाने वाला ये
मिट्टी है जो अत्यधिक उपजाऊ है। और पहला बार करेवा शब्द का उपयोग गॉडविन अस्टिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कश्मीरी में करेवा का अर्थ होता है ऊपर उठे भूमि। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया? तो ऑपरेशन जीरो आवर आप लोग जानते होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन के चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 को हुआ था। तो आप लोग धीरे धीरे करके डेट भी याद करते रहेंगे। और ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी भारत के प्रमुख नेताओं और क्रांतिकारियों को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ही। तो आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? तो ये किए थे दोस्त CF एंड्रूज किए थे ये रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 ईस्वी में पारित किया गया था। अब नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव से उत्पन्न होने वाली गैस है? तो जलवाष्प, मीथेन, ओजोन। तो ये सारा है दोस्त, सारा ग्रीन हाउस। इसके अलावे एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, हम पिछले सेट में करवा चुके हैं कि जो ग्रीन हाउस की गैसें हैं उसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, जो ताप बढ़ाने के सबसे ज़्यादा काम में आता है? तो उसका आंसर जलवाष्प होता था, जो पहले हम करवा चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा पीछे का सेट अगर नहीं देखे होंगे तो। लेकिन और भी ग्रीन हाउस गैसें हैं कुछ, उसका नाम आप लोग बताइएगा, हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं उनका नाम। अब चलिए नेक्स्ट में आते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, गैसोहॉल मिश्रण है। तो गैसोहॉल मिश्रण होता है पेट्रोल और अल्कोहल का, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है परसेंटेज करके, तो 9:10 के रेशियो में इसमें रहता है, तो 90:10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील हो तो इसका, पहले हम लोग समझते हैं कि एक समान वृत्तीय गति होता क्या है। तो एक समान वृत्तीय गति उसको बोलते हैं दोस्त, जो कोई वृत्ताकार पथ है, उस पर कोई ऑब्जेक्ट एक समान गति से गति कर रहा है। तो पूछ रहा है कि पहला है इसका त्वरण बढ़ता है। तो आप लोग जानते होंगे कि वृत्ताकार पथ पर एक समान गति से कोई वस्तु गति करेगा तो इसका त्वरण 0 होता है। नहीं जानते होंगे तो याद कर लीजिएगा। अब है कि नेक्स्ट है त्वरण घटता है बढ़ता है जब 0 होता है। तो अब तीसरा में आते हैं, देखते हैं इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्त, प्रत्येक बिंदु पर इसका वेग बदल जाता है लेकिन गति वही रहेगा, गति फिक्स रहेगा लेकिन वेग बदल जाएगा। चलिए अभी हमको इससे पहले आपको समझना होगा कि गति होता क्या है। तो गति होता है दोस्त कि कोई भी स्पीड से एक ऑब्जेक्ट चल रही है तो उसको गति बोलते हैं, लेकिन वेग होता है, वेग में अंतर है। गति बराबर हम बोल सकते हैं कि दूरी बटा चाल, लेकिन वेग होता है विस्थापन बटा समय। वेग का परिभाषा अगर हम देखेंगे तो विस्थापन बटा समय। तो अब बोलेंगे सर विस्थापन क्या है? तो विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होती है, लेकिन तो विस्थापन एक निश्चित दिशा में, तो विस्थापन प्रत्येक बिंदु पर बदल जाएगा। जैसे ही इधर से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है, इधर आएगा तो इसका दिशा चेंज होगा, फिर अगले बिंदु पर जाएगा तो इसका दिशा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से उसका विस्थापन बदलता रहता है, इसी वजह से वेग भी बदलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। अब इसमें दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन देख लेंगे। दाब, तो दाब को किससे मापा जाता है दोस्त? तो दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। तो सी हो जाएगा, 1 का सी, 1 का सी, देखते हैं 1 का सी बैरोमीटर से। शक्ति का क्या होता है? शक्ति वाट, विद्युत आमीटर, और सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहिष्कृत
भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो ये बी आर अम्बेडकर किए थे, याद रखिएगा आप लोग। और कब किए थे, पूछेगा कि कब किया गया था, तो ये किया गया था दोस्त 1927 में इस पुस्तक का प्रकाशन, तो याद रखिएगा। अब आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आप लोग राजा राम मोहन राय को जानते होंगे, 1772 में इनका जन्म हुआ था बंगाल में, और ये उस टाइम के प्रमुख विद्वानों में से एक थे, क्योंकि इनको बहुत सारे भाषा का जानकारी था, जैसे बंगाली, अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, बहुत सारे भाषा के बारे में जानकारी था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ड्यूस, डबल फोल्ट जैसे शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्त लॉन टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए पहले कुछ प्राक्कलन समिति के बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं। देखिए प्राक्कलन समिति है जो इसका शुरू में जो गठन हुआ था वो 1950 में गठित हुआ था। उस समय जो वित्त मंत्री थे वो जॉन मथाई थे, और इसमें प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 1 वर्षों का होता है। चलिए अब हम आते हैं ए ऑप्शन पर। इनमें सदस्यों की संख्या 25 होती है। 25 नहीं दोस्त, अभी मैं बताया हूँ 30 होता है। इसमें से सदस्य 10 सदस्य लोकसभा और 15 राज्यसभा के, नहीं सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं, 30 के 30। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता है, 3 नहीं दोस्त 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये सही है दोस्त, इसमें कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल 4 सही है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है दोस्त, आप लोग जानते होंगे राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 22वां नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, तो देखते हैं हम। पहला है संघ सरकार, तो संघ सरकार किस भाग में है? तो भाग 5 हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे 152 से 151 तक होता है, सबसे बड़ा भाग भी है संविधान का। अब नेक्स्ट आते हैं निर्वाचन। निर्वाचन होता है दोस्त भाग 15 में, तो निर्वाचन भाग 15 324 से 329 में निर्वाचन का वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया भाग 20 में है, ये हम आपको पहले बता भी चुके हैं, अनुच्छेद 368 में है। अब नेक्स्ट पर आते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। चलिए तो इसका आंसर अगर हम बोले तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ये भी लिया गया है दोस्त, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? उच्चतम न्यायालय को आप लोग जानते होंगे दोस्त, अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। 129 में अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है? अभिलेखीय न्यायालय के जो जैसे उच्च न्यायालय हो गया, उच्चतम न्यायालय हो गया, वो उच्च न्यायालय को दंड भी दे सकता है। अगर कोई डिसीजन वो दिया है तो उसी को अभिलेख मानकर उसके जो लोअर हैं जितने अदालत हैं सबको उसी आधार पर उस टाइप के मामले में दंड देना है। तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 129 के तहत अभिलेखीय न्यायालय है, लेकिन यहाँ उच्च न्यायालय का बात करें तो उच्च न्यायालय 215 के तहत, वैसे ही उच्च न्यायालय से नीचे जितना भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए सब जिस मामले में ये ऐसा सुनाया है, ऐसा सजा या कुछ भी, तो उसी टाइप से ये दंड देंगे उसके लोअर के जितने भी अदालतें होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान दोस्त एकात्मक तथा विशेष स्थिति में संघात्मक भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि ऐसे तो ये एकात्मक है तथा विशेष स्थिति में संघात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो अवशिष्ट अधिकार आप लोगों को पता होगा कि संघ के सांसद के पास रहेंगे भारत का संविधान के अनुसार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है?
तो अविश्वास प्रस्ताव को पारित होने पर दोस्त, और अगर विश्वास प्रस्ताव नहीं पारित होगा तब इस्तीफा देना पड़ेगा। और कटौती प्रस्ताव क्या है दोस्त? कटौती प्रस्ताव ये मुख्य रूप से जो कटौती प्रस्ताव है दोस्त, वो विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है, जिसमें साधारणतः अगर कोई भी प्लान या योजना होती है, उसके लिए जो राशि होती है पारित, उसमें से साधारणतः ये 1 रुपया काटते हैं, 1 रुपया कम कर देते हैं उसमें से। और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो सत्ता पक्ष है, सच्चा पक्ष दल है, जो कोई भी विधेयक के लिए जो जितना पैसा या जितना वित्त सैंक्शन हुआ है, उसका पूरा डिटेल दे कि कहाँ कैसे खर्च होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लोक लेखा समिति के संबंध में संबंधित तथ्यों में सही कौन है? अब चलिए लोक लेखा समिति में देखते हैं। तो लोक लेखा समिति में दोस्त 22 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के नहीं दोस्त, लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। अब तीसरा देखते हैं। इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर चयन किया जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ट एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो गिल्ट एज मार्केट सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से संबंधित है दोस्त। एक प्रतिभूति जारी करता है, जिसको बेच के अगर पैसा का कमी हो तो अर्न करता है, उसी को बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति के व्यापार से। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायामेंटीना गर्त खाई किस महासागर में है? तो ये हिंद महासागर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है दोस्त। लेकिन ये पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम कि दक्षिण पूर्व, तो उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। पूछ रहा है कि अग्नेय चट्टान किस प्रकार के ग्रेनाइट चट्टान से बना है? तो ये नीस से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो 5 प्रतिनिधि शामिल हुए थे मुस्लिम लीग के। अब अनवार ए सुहैली किसका फारसी अनुवाद है? पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। पंचतंत्र आप लोग जानते होंगे, कौन लिखा था? बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि पंचतंत्र कौन लिखा था। सब कमेंट में गुड, वेरी गुड नहीं करेंगे, यही क्वेश्चन का आंसर देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो ये पुर्तगाल की देन मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व ये देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था, ये पूछ रहा है आपसे। तो महात्मा गांधी ये भाग लिए थे, सरोजिनी नायडू ये भी लिए थे, मदन मोहन मालवीय ये भी लिए थे, मौलाना आज़ाद नहीं लिए थे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर की ओर लाने का श्रेय किससे दिया गया है? तो ये रामानंद को दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें सूची को सुमेलित करना है, तो देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगति किसके काल में हुआ था, पूछ रहा है। तो प्रथम बौद्ध संगति आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए थे कि प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व हुआ था, और ये अजातशत्रु के काल में हुआ था। और जो द्वितीय था वो 383 ईसा पूर्व में कला अशोक के काल में, और तृतीय था वो अशोक के काल में हुआ था, और चतुर्थ था वो कनिष्क के काल में हुआ था। तो चलिए देखते हैं। ये पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, दूसरी 383, तृतीय 251 ईसा पूर्व में, और चतुर्थ हुआ था 72 ईस्वी में हुआ था। बताए थे हम, कुंडनवल कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलनों को
कला क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें दो में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं लोग, क्योंकि ये रॉलेट सत्याग्रह तो 1919 में हुआ था और असहयोग आंदोलन 1920 में, लेकिन ये अहमदाबाद मीड़ हड़ताल और खेड़ा आंदोलन। चलिए आज हम एक ट्रिक बता देते हैं, आप लोग उसको कभी नहीं भूलिएगा कि ये कब हुआ था। तो ये ट्रिक ये है दोस्त कि सबसे पहले अहमदाबाद मीड़ हड़ताल हुआ था, उसके 4 दिन बाद ही खेड़ा आंदोलन हुआ था। तो अहमदाबाद मीड़ हड़ताल कब हुआ था? ये हुआ था 7 मार्च 1918 को, और फिर तो इसके 4 दिन बाद तो ये हो जाएगा 11 मार्च। तो सबसे पहले अहमदाबाद मीड़ हड़ताल हो जाएगा, फिर खेड़ा आंदोलन हो जाएगा। ये रॉलेट एक नहीं पूछ रहा है दोस्त, ये रॉलेट सत्याग्रह है जो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। रॉलेट सत्याग्रह आप लोग याद कर लीजिएगा। और रॉलेट एक्ट का बात करें कि कब लागू हुआ था, तो ये 19 मार्च को लागू हुआ था रॉलेट एक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये असहयोग आंदोलन का भी डेट जान लेते हैं। 1 अगस्त 1920 को हुआ था असहयोग आंदोलन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा, नाभिक में तो पाया जाता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होते हैं? हार्मोन एंजाइम से भिन्न होते हैं, तो देखते हैं ये केवल जानवर में पाए जाते हैं। तो सही है दोस्त, जानवर में पाए जाते हैं दोनों। ये केवल पौधे में पाए जाते हैं, पौधे में पाए जाते हैं। ये उपापचय के दौरान नष्ट नहीं होते हैं, ये इसमें नहीं है भिन्न। ये सभी प्रोटीन नहीं होते हैं। हाँ देखिए, एंजाइम प्रोटीन होता है जबकि हार्मोन प्रोटीन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन जो हार्मोन है वो जानवर में भी पाया जाता है, पौधे में भी पाया जाता है, उपापचय के दौरान नष्ट भी हो जाता है। तो ये डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, डिफरेंस बस ऑप्शन नंबर डी कर पा रहा है, क्योंकि हार्मोन प्रोटीन नहीं होता जबकि एंजाइम प्रोटीन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर बोल रहा है, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन ए के कमी के कारण होता है? तो ये जीरोप्लेथेलमिया होगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप लोग पहले से जानते होंगे। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा 45 नंबर का आंसर क्या होगा कि एक बायोटिक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो चलिएगा आप लोग बताइएगा, 45 नंबर का आंसर दीजिएगा। अब चलिए ये 46 नंबर क्वेश्चन समझ लीजिए, आप लोग समझने वाला क्वेश्चन है यदि लोलक की लंबाई को 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल पूछ रहा है दोस्त। तो आवर्तकाल टी बराबर फार्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। आप लोग इसको याद रखिएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये बोल रहा है कि लंबाई को 4 गुना कर दिया जाता है, तो मतलब अंडर रूट एल बाई जी है, तो इसलिए अंडर रूट अगर 2 को 4 को हम रूट निकालेंगे तो वो 2 हो जाएगा, तो दुगना हो जाएगा आवर्तकाल। आप लोग इस ये फार्मूला याद कर लीजिएगा कि आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब चलिए 47वां नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। वायु अंगार गैस के मुख्य घटक, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 47 नंबर का ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो देखते हैं कौन कौन है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये स्रावित होता है, मानव वृद्धि हार्मोन ये स्रावित होता है, प्रोलैक्टिन ये भी स्रावित होता है दोस्त, कैल्सीटोनिन ये स्रावित नहीं होता है। ये गलत है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन स्रावित नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो देखिए, वैसे तो यहाँ जितना भी ऑप्शन है सब मादा जनन अंग का पार्ट है, लेकिन मुख्य पूछ रहा है तो यह हो जाएगा डिंड वाहिनी नालिका मादा का मुख्य जनन अंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद कौन है? ग्लूकोज है। और कैसा लगा आज का सेट आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग फीडबैक दीजिएगा तभी ये सेट को कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो मुझे लगेगा कि इस सेट से फ़ायदा नहीं हो रहा है किसी को, तो मैं ये सेट बंद कर दूंगा। इसलिए अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दे दोस्त कि आपको सेट कैसा लग रहा है और हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लग रहा है और इसमें क्या और सुधार की ज़रूरत है। ये भी हमारे
आप शिकायत के रूप में बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर इसमें ये और सुधार किया जा सकता है, या क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करें, या कौन सा क्वेश्चन मतलब साइंस या आर्ट्स या किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए जो आपको समझ में नहीं आता, इस चीज़ के बारे में आप हमें ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।